एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3। नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इस चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ कवर कर चुका था, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हुआ। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ का नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख चुके थे। अब हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है एटॉमिक मास क्या होता है। अभी तक तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम लोग बहुत ढेर सारी हर बार हम लोग बोल रहे थे कि एटम एटम एटम, लेकिन एटम का मास क्या होता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि the most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that of the atomic mass। मैं आपको बताई थी कि जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं जो कि उन्होंने एक एटम के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने ही क्या किया कि एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का, इसका तरीका बताया। इसका तरीका पहली बार कौन बताया? जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या हुआ कि ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। जॉन डाल्टन बताएं कि हर एक एलिमेंट के पास एटॉमिक मास की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के एटम के पास जरूर कुछ ना कुछ मास होता है। और एलिमेंट किससे बना होता है? सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये एलिमेंट है, उसमें ढेर सारे अगर एटम हैं, एक काइंड के हैं, तो इनके पास जरूर कुछ ना कुछ अपना मास होगा। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जब हम लोग पढ़े थे, केमिकल कम्बिनेशन, इसके बारे में हम लोग जब पढ़े, तब सारे सभी साइंटिस्ट के मन में ये विचार आता है कि क्यों नहीं हम लोग एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को पढ़ने के बाद सभी साइंटिस्ट के मन में एक विचार आता है कि एटम के मास को कैलकुलेट किया जाए। इसी दौरान क्या होता है कि सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि एटम बहुत छोटा होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एटम का मास नापना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, यानी किसी भी एटम के मास को जान पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए क्या होगा कि द रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्मूला। एटम बहुत छोटा होता है, एटम का मास कितना होता है ये जानना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसके लिए क्या किया गया कि रिलेटिव मास का रूल अप्लाई किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास का रूल अप्लाई किया गया। इसका मतलब कि अभी आगे और भी एग्जांपल दिए गए हैं और उसके बारे में लिखे भी गए हैं कि रिलेटिव का अगर आप रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक एटम का मास कितना है। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या लग रहा है? मतलब देखिए, अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो अगर 1 किलो सब्जी चाहिए रहती है तो दुकानदार क्या करता है? पहले एक साइड 1 किलो का बाट रखता है, फिर उसके बाद एक साइड सब्जी रखता है। अगर दोनों का अमाउंट इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तब समझ जाइए कि 1 किलो सब्जी है। हम किसका इसमें रिलेटिव रिलेशन में किसको लिए? यानी पहले तो 1 किलो का बाट रखें, उसके बाद 1 किलो सब्जी। 1 किलो बाट 1 किलो बाट से हम कंपेयर किए अपनी सब्जी को, तब पता चल गया कि ये सब्जी 1 किलो है। तराजू होता है ना, तराजू, तो ऐसे होता है तराजू, कुछ ऐसे होता है। तो एक साइड हम क्या करते हैं? बाट रख देते हैं, एक साइड सब्जी रख देते हैं। दोनों अगर यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं तब मान जाते हैं कि हाँ 1 किलो सब्जी हमने ले ली, हो गया। वही बात दिखाया गया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक एटम का नंबर लेंगे और उस एटम के नंबर से सभी एटम को हम कंपेयरिंग कर देंगे, हमारे एटॉमिक मास पता चल जाएंगे। अभी आपको बात नहीं क्लियर समझ में आई होगी, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। Let us take the example of a compound carbon monoxide CO formed by carbon and oxygen। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें क्या देखा गया है कि इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन combined with 4 ग्राम of oxygen from CO। In other words, carbon combined with 4/3 times its mass of oxygen।
देखिए, मान लीजिए क्या है, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बताया गया है कि 3 ग्राम कार्बन मिलाया जा रहा है, 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन मिला रहे हैं, तब जाके हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए, मान लीजिए 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है। आपसे कोई पूछ दे अगर कि कार्बन कितना ज़्यादा, मतलब कितना इसका मास है या फिर कुछ भी, एक एग्जाम्पल समझिए बस आप, तो आप ऐसे बता सकते हैं ना कि ऑक्सीजन से 1 ग्राम कम हमारा कार्बन है। यहाँ तो ऐसे पता चला ना कि ऑक्सीजन को हम एक मतलब बॉस माने, उससे हम कंपेयरिंग किए कि कार्बन कितना छोटा और बड़ा है। मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूँगी इस स्टेटमेंट को, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मान लीजिए 3 ग्राम आपका कार्बन है, अगर आप 4 ग्राम से कंपेयरिंग करेंगे, कोई कहेगा कि ऑक्सीजन 4 ग्राम है, कार्बन 3 ग्राम है, तो कार्बन कितना छोटा है, आप डायरेक्ट बताएंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से 1 ग्राम छोटा है। इसका मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन को एक बॉस मान के उससे रिलेशन में, उससे कंपेयरिंग किए हैं कार्बन को, तब पता चल गया कि हाँ वो 1 ग्राम कम है। ऐसे ही ठीक इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीवेटेड एज AMU। देखिए, किसी भी एटॉमिक मास को हम लोग क्या कहते थे, पहले AMU कहते थे। मतलब कि अगर मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है, तो अगर हम लोगों से कोई पूछेगा कि कार्बन का एटॉमिक मास लिखो, तो आप सिर्फ 12 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 12 AMU, ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे हम लोग लिखते थे पहले। लेकिन क्या हुआ कि बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, इट इज नाउ रिटन एज यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी भी हम मतलब कि मास को हम लिखने के लिए AMU का यूज़ करते थे, बट IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये बताता है कि एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाता है, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक ऑफिस टाइप का समझ लीजिए। और अब इस IUPAC ने क्या ऑर्डर किया कि अब हम लोग ऐसे लिखेंगे 12U, बस AM नहीं लिखेंगे, ओनली U लिखेंगे। और U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। एटॉमिक का मास, सॉरी, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो आप 16U लिखेंगे। और पहले क्या लिखते थे, 16 AMU। देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1U। देखिए, ये जो सिंबल है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब सिंबल, तो ये सब आप लोग एकदम रट डालिएगा कि कैसे, मतलब कि कोई आपको अब नाइट्रोजन पूरा लिख के नहीं देगा, बस यन देगा आपको लिख के, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप समझ जाएं। Oxygen an atomic mass of 1.33. However, it is more convenient to have these number as whole number or near to a whole number as possible. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, अभी तक तो मैंने क्या एग्जांपल आपको लिया कि मान लीजिए ये तराजू है और यहाँ पे आप एक मतलब बाट रख देते हैं, यहाँ पे सब्जी रखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है यहाँ पे, तब मानते हैं कि 1 किलो सब्जी हो गई। आप यहाँ पे किसको बॉस मानेंगे अपना, मतलब किससे आप कंपेयरिंग किए हैं अपनी सब्जी को, आप तो कंपेयरिंग किए बाट से। उसी तरह ठीक पहले क्या हुआ था कि ऑक्सीजन को बॉस माना गया, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई। मतलब ऑक्सीजन से सब हर एक एटम की कंपेयरिंग किससे की जाएगी, ऑक्सीजन से। ऐसा साइंटिस्ट ने बताया कि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसके मास से आप कंपेयरिंग करेंगे तो हर एक एलिमेंट का मास पता चल जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा शायद। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि विल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट इंस्टडी रुक 16 of the mass of an atom and naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to reason. देखिए क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन को इन लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट मान ली कि हाँ कि ऑक्सीजन के साथ हम सभी एटम की कंपेयरिंग करेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा कि हम ऑक्सीजन का कार्बन के साथ कर देंगे, कार्बन का हीलियम के साथ कंपेयरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई हम एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जिसकी कंपेयरिंग हम सबसे करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि ऑक्सीजन को एक ऐसा स्टैंडर्ड माना गया कि ऑक्सीजन की कंपेयरिंग हर एक एटम से होगी, लेकिन लास्ट में फेल हो जाता है सिस्टम, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना कि वो रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, हाई लेवल में रिएक्ट करता है, ये मतलब अच्छा नहीं था उस टाइम। ऑक्सीजन से सबकी कंपेयरिंग हम नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से क्या किया गया कि ऑक्सीजन का सिस्टम जो था फेल हो गया, कि मतलब ये फेल हो गया कि कोई भी एटम की कंपेयरिंग ऑक्सीजन से नहीं होगी। फिर क्या होता है कि 1961 में एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। 1961 में क्या हुआ कि एटम को ऑक्सीजन को फेल कर दिया गया कि ऑक्सीजन की कंपेयरिंग सबसे नहीं होगी, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया। मैं आपको बताऊं, आइसोटोप पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप बस इतना समझिए ना कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है, और एक और कार्बन का एटॉमिक मास 13U 14U भी होता है, लेकिन आप 12U वाला बस आप इस क्लास में पढ़ेंगे 12U के बारे में, ठीक है। तो क्या किया गया कि कार्बन 12 एक ऐसा एलिमेंट है फ्रेंड्स कि जिसकी कंपेयरिंग हम सभी एलिमेंट से करते हैं और उसका एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। ये रूल आज बहुत सक्सेसफुल रहा ये चीज़, और अभी भी चल रही है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया, फिर उसके बाद कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई, क्योंकि ये न ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, न ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, सबके साथ काम अपना चला लेता है, इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड लोग मान लिए, साइंटिस्ट लोग। स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है हमारा, कार्बन 12 है, जिससे हम कंपेयरिंग करके किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। One atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one carbon of atom of carbon 12. The relative atomic mass of all element have been found with respect to an atom carbon 12. देखिए यहाँ पे लिखा गया कि masses of all element, सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम इसी रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के। अब देखिए 1/12 यानी कि एक कार्बन को बनाने के लिए फ्रेंड्स 12 एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका मान लीजिए 12 एटम की ज़रूरत पड़ रही है, आप उसमें से एक एटम निकाल लेंगे। अगर एक एटम से कंपेयरिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो एक एटम निकालेंगे तो उसको 1/12 लिखेंगे, मतलब 12 एटम में से एक एटम आपने निकाला है, इसका मतलब ये। अब आप देखिए, इमेजिन कीजिए, जो मैंने बात बताई है शुरू में वही बात है कि अगर आप दुकान पे जाते हो फल के, ठीक है, अगर आप फ्रूट सेलर के पास जा रहे हो, तो अगर उसको सब्जी देना है और कुछ है नहीं उसके पास वेट करने वाला, तो क्या करेगा, मतलब वाटरमेलन लेगा, तरबूज लेगा, और क्या बोलेगा कि ये वाटरमेलन 12 यूनिट के बराबर है, यानी 12 यूनिट के बराबर है। इट मीन्स 12 कोई भी फ्रूट रहे, वाटरमेलन ही रहे या फिर कुछ भी, उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे लिखा है कि ही मेक 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटरमेलन। देखिए, अगर किसी भी आपको फल की अगर वेट नापना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक तरबूज ले लीजिए, उसको 12 भागों में बांट लीजिए, ठीक है, एकदम इक्वल भागों में बांट लीजिए। आप समझ लीजिए कि ये कार्बन है, लेकिन ये रहेगा तरबूज, और आप इसको क्या करेंगे, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और 12 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट ले करके, ठीक है, एक पार्ट ले करके किसी भी चीज़ से अगर कंपेयरिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि मान लीजिए एक सेब है और एक फाँक है तरबूज की, तो आपको पता चल जाएगा कि एक फाँक से कितना कम और कितना ज़्यादा ये सेब है। अगर एक फाँक से नहीं होता है आपका, तो 2 फाँक रख लीजिए, 2 फाँक के बराबर एक सेब हो जाएगा। ऐसे करके आप फ्रूट बेच सकते हैं। और क्या कह के बेचेंगे कि ये आप सेब लीजिए जो कि तरबूज के एक फाँक के बराबर है, अगर बाट नहीं रहता तब। वही एग्जाम्पल दिया है कि नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास FMU। अब कैसे कह सकते हैं कि रिलेटिव मास से ये फ्रूट बेचा जा रहा है। देखिए, एक तरबूज लिया गया, उसको 12 इक्वल पार्ट में काटा गया। 12 क्यों काटा गया, क्योंकि कार्बन का वो मास है ना। तो एक फाँक से 2 सेब को कंपेयरिंग किया जाता है। देखिए, ये यहाँ पे दोनों चीज़ देखिए एकदम बराबर पे आ रहा है ना, एकदम बराबर आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि एक तरबूज के फाँक के बराबर 2 सेब है। ऐसा आप बोल सकते हैं, अवश्य बोल सकते हैं, ज़रूर बोल सकते हैं कि एक फाँक इक्वल टू 2 सेब। तो आप ऐसे तो बेच सकते हैं ना कि एक फाँक के बराबर 2 सेब है। वही एकदम सेम ऐसे ही रिलेशन बनता है एटॉमिक मास में कि कार्बन के एक एटम को रख के दूसरे कार्बन के दूसरे एटम को कंपेयरिंग कर देते हैं। उसी कहते हैं रिलेटिव मास। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आपको कंपेयरिंग करना है, और ये करना नहीं है, बस आपको याद रखनी है ये सब चीज़ें, ठीक है।
आगे की सिमिलरली द एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। वही बोल रहा है कि सेम इसी तरह आप कि 1/12 कार्बन रख के 1/12 यानी यही वाली बात समझ लीजिए कि 12 पीस करके आपको एटम कार्बन का एक पीस उसमें से निकाल देना है, यानी 1/12 करके, और जितना मतलब आपको जिसका मास वो करना रहेगा कैलकुलेट, उसको आप एक साइड रख के इस साइड रख के और 1/12 इस साइड रख के कंपेयरिंग कर देंगे दोनों में, तो पता चल जाएगा कार्बन से कितना ज़्यादा कितना कम है। ठीक है, इसी मेथड को यूज़ करके ये सब आपको एलिमेंट बताए गए हैं। ये एलिमेंट हैं, ये इसके एटॉमिक मास है, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अच्छा है, काम वाली चीज़ है। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऐसे करके आपको लोगों को दिया गया है। अब पूछा गया कि एटम, अभी तक तो बहुत हम लोगों ने देखा सब कुछ एटम किए जा रहे हैं, भाई एटम है क्या पता नहीं चला, अभी क्यों नहीं चला, मतलब बता रहे हैं कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। आप इतना कह सकते हैं कि एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जो कि अकेले नहीं रहना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों को जरूर लेके रहते हैं, यही यहाँ पे मतलब है। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस। अगर एटम ग्रुप में रहते हैं ऐसे, अगर ऐसे ऐसे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो वो या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर दिस मॉलिक्यूल और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। तो यही मॉलिक्यूल और यही आयन मिल करके कि कोई भी मैटर बनाते हैं जिसे हम सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको भी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल का नाम तो हम लोगों ने अभी तक सुना है, ये सिंपल में जानते ही हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल इज in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive force। देखिए एक एटम है, ये तो मान लीजिए एटम है, अगर ऐसा ही एटम 2-3 ठो एटम अगर एकदम बाउंड बंध जाए, यहाँ पे लिखा है ना कि केमिकली बॉन्डेड, केमिकली एकदम बाउंड हो जाए, एक दूसरे से एकदम चिपक के रुक जाए, बंध जाए, तब ये हमारा क्या होता है कि वो होता है मॉलिक्यूल होता है। अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू अगर कोई भी एटम अगर जुड़ जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बस आप ऐसे बोलिए कि ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टांसेस। देखिए अब देखिए एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि सेम टाइप ऑफ एटम से बनी चीज़ एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए ये एलिमेंट है, इसमें फ्रेंड्स अगर एटम भरे रहेंगे ना तो सिर्फ एक तरह के एटम बने रहेंगे, मतलब फिल रहेंगे। मान लीजिए एक एटम अगर कार्बन का है तो सब एटम कार्बन 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 के ही एटम होंगे, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। अगर हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऐसे करके अगर ये एक साथ हैं तो इनको हम कंपाउंड कहेंगे। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक तरह के भी एटम हो सकते हैं साथ में, या फिर अलग अलग तरह के भी एटम हो सकते हैं। बात आती है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की। मॉलिक्यूल मतलब एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं कि द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट आर्गन हीलियम मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए मैंने एलिमेंट आपको बताया है कि जो कि एक टाइप के एटम से बना रहे, एक एटम से नहीं एक तरह के एटम से बना रहे, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। तो और इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो तो जब एटम ग्रुप में रहते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और अगर सेम टाइप के हैं एटम सारे तो आप मॉलिक्यूल ऑफ एटम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आर्गन हुआ, हीलियम हुआ। लेकिन क्या होता है कि दिस इज़ नॉट केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ये मतलब नॉन मेटल में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है ये सब चीज़। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया जो कि 2 एटम से बना होता है, इसलिए इसको डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जो 3 एटम से मिल के बना रहे उसे हम मतलब ट्राई एटॉमिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ओजोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा मतलब ऐसे पूरा फुल में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक एटम से मिलके बना रहता है एलिमेंट उसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। जो 2 एटम से मिलके बना हो मॉलिक्यूल, दोनों एटम सेम हो, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में
डाया एटॉमिक नंबर होता है, डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अगर 3 एटम मिले हैं, तीनों एटम सेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। एग्जाम्पल है ओजोन, मतलब 3 एटम से बना होता है, तीनों एटम सेम रहते हैं। अब ये पढ़ेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है। तो द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने नंबर लगे हैं, वही नंबर क्या होगा? एटॉमिसिटी होगा। मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, इसका एटॉमिसिटी क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कितना एटम मिलके बनाए हैं मॉलिक्यूल, वही नंबर हमारा एटॉमिसिटी होता है। मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव द सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि कार्बन बहुत ज़्यादा एटम के साथ एग्जिस्ट करता है, अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल नहीं होता है। जैसे में देख लीजिए, आर्गन है, आर्गन एक एटम से बना होता है, इसको मोनोएटॉमिक कहेंगे। हीलियम एक एटम से बना होता है, इसको मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन 2 एटम से बना होता है, इसको डायोएटॉमिक। यहाँ पे फास्फोरस 4 एटम से बना होता है, इसको टेट्राएटॉमिक। सल्फर 8 एटम से बना होता है, इसको पॉलीएटॉमिक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि जो एक एटम से बना रहा है वो मोनोएटॉमिक, जो 2 एटम से बना रहा है डायोएटॉमिक। 3 एटम वाला नहीं दिया है, लेकिन 4 एटम से बना हुआ टेट्राएटॉमिक, जो 3 एटम से बना होता है वो टायोएटॉमिक होता है, जो 4 से अधिक एटम से बना हो उसको पॉलीएटॉमिक नंबर कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड आपको पहले पता है कि जो कि अलग अलग तरीके के एटम से बना हो, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम ना हो उसमें। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मतलब 3 तरह हो गया ना। ऐसे मतलब एक तरह के एटम ना प्रेजेंट हो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, अलग अलग एलिमेंट अगर ज्वाइन होते हैं साथ में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एलिमेंट क्या होता है कि एक तरह के एटम से बनता है, तो अगर एलिमेंट 2 एलिमेंट मिल जा रहे हैं, ये भी तो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन का एलिमेंट है, दोनों मिल जा रहे हैं, और मान लीजिए कार्बन का एलिमेंट है, देखिए ऐसे पढ़िए, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट है, दोनों साथ में मिलके क्या बनाए? कंपाउंड बनाए। दोनों साथ में मिलके पहले तो मॉलिक्यूल बने, फिर ये कंपाउंड बना दिए, और ये दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर फ्रेंड्स अगर आपको पानी बनाना है तो 2 ही हाइड्रोजन लगेगा, 1 ही ऑक्सीजन लगेगा। ऐसा नहीं कि अब 2 ऑक्सीजन लगा दिए 2 हाइड्रोजन, तो आपका सब गलत हो जाएगा। यही बताया गया कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखिए, अगर वाटर बनाना है तो 1:8 के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऐसे एग्जांपल पे तौर पे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है 3:8 के प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। ना तो आप ज़्यादा कार्बन मिला सकते हैं, ना तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिला सकते हैं। ये इसमें ये बताया गया है, ये एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है, इस चार्ट से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन की जो मतलब एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, और इसका एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1, इसका मतलब कि न्यूमरेटर में ये लिखिएगा, डिनोमिनेटर में ये, पूरा मिला के 1 हो गया। और ये देखिए, न्यूमरेटर में ये लिखिएगा, डिनोमिनेटर में ये लिखिएगा, उसको काट दीजिएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा तो आप ऐसे तो कर सकते हैं ना कि 1 यहाँ पे 1/2, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। देखिए रुकिए, एक तो इसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का ये चीज़ आप एक बार लिखिएगा, और ऑक्सीजन का ये चीज़ एक बार लिखिएगा। लिखते हैं, चलिए 1 लिख दिए ये चीज़, अब लिखेंगे 1/2 ये चीज़ लिखेंगे। तो देखिए ये सब अलग अलग हैं, तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 से। अब आप ऐसे करिएगा कि 1 2 × 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 2। अब आप इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, इसलिए तब आप क्या लिखेंगे? 2/1, यहाँ पे 2/1 आ गया। ऐसे करना है। अब वो पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ आयन। तो आयन क्या होता है भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ कवर कर चुके हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं,
एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कि देखिए मैं बस फिर से समराइज़ कर दे रही हूँ कि जो एटॉमिक मास होता है उसको हम कार्बन 12 से, हम डायरेक्टली अब समराइज कर रही हूँ कि कार्बन 12 से हम कंपेयरिंग करते हैं किसी भी चीज़ को। आप ऐसे कंपेयरिंग कीजिए, मान लीजिए एक तराजू है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इधर कार्बन 12 रखिए, इधर जो आपको नापना है वो रखिए, दोनों को इक्वल कीजिए या तो कंपेयरिंग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक मास क्या है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और फिर अगर सेम टाइप ऑफ एटम मिले हैं तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, अगर अलग अलग टाइप के एटम मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो कंपाउंड का होगा। और डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम मिला हो, डायो एटॉमिक जिसमें 2 एटम मिला हो, टायो एटॉमिक जिसमें 3 एटम मिला हो, टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाए हों, और एक मतलब जो 4 से अलग, मतलब 4 से ज़्यादा अगर एटम मिक्स है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। व्हाट इज़ एन एटम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।